बेटा जेल में बंद है और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें उनके कानों में जू भी नहीं रहेगा। इस कायर सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को अपने मनमानी करने देने के लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया। अगर यदुवंशी घर में पैदा हुए अखिलेश यादव जी इस अत्याचारी और गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अगर सड़कों पर उतरते तो आवाम खड़ी होती। यदुवंशी एक बहादुर कौम है, लेकिन उन्होंने 4.5 साल तक चुप्पी साध रखी। 4 महीने पहले उनका नारा आया, यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि आप उनके गुलाम बने बैठे हैं? अगर वो सड़कों पर निकलते तो आज ये सरकार, ये कायर सरकार, कायर इसलिए कहता हूं कि आज ये बुलडोजर बाबा के नाम से नया नाम इनका जो है, जो विध्वंस की राजनीति कर रहे हैं, बर्बादी की राजनीति कर रहे हैं, ये सबसे बड़े कायर हैं। क्योंकि कायर अगर ये न होते, ये बहादुर होते तो जुल्म और जास्ती न करते, अत्याचार न करते। इन्होंने अपनी कायराना, अपनी बहसियाना हरकत से उत्तर प्रदेश की जनता को, इस लोकतंत्र को शर्मसार किया है, लूलुहान किया है। अगर इस 3.5-4 सालों में अगर किसी का संघर्ष दिखा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नेता जो आपके सामने बैठी हैं, आपका संघर्ष दिखा है। जिन्होंने सोनभद्र में जो 7-7 दलित लोग मारे गए, किसान मारे गए, सामंती ताकतों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, उनको न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। चाहे लखीमपुर के किसानों का मामला हो, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे उन्नाव में बलात्कार की शिकार हुई उस महिला का मामला हो, अगर किसी ने उस जुल्म जास्ती के खिलाफ संघर्ष किया और न्याय दिलाने का काम किया है तो बहन प्रियंका गांधी जी ने किया है। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अब समाजवादी पार्टी के चक्कर में बिल्कुल ना आइए। ये आपको, आपसे वोट लेकर के आपको परेशान होने के लिए, आपको अत्याचार सहने के लिए ये कभी भी आपके रहनुमाई नहीं करने वाले हैं। आपके ऊपर जुल्म जास्ती होती रहती है और एक कानों में तेल डाले बैठे रहते हैं। आज हम आपके बीच में एक ऐसी पार्टी के नीचे, एक ऐसी पार्टी के झंडे के नीचे हम आपके बीच में हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, जिन्होंने हमें लोकसभा का कैंडिडेट बनाया और आप सबकी खिदमत करने के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए मुझे उतरौला का प्रत्याशी बनाया। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो झंडा है जिसको महात्मा गांधी से लेकर के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से लेकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के, पंडित नेहरू से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, और आज उस कमान को सोनिया जी ने और राहुल जी ने थाम रखा है। ये वो गौरवशाली पार्टी है जिसने इस देश को हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाई और इस देश को एक इतना खूबसूरत संविधान दिया जिसमें न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा, न कोई अमीर, न कोई गरीब। रानी और मेहतरानी की वोटों की बराबरी देकर के आपको पंच प्रधान से लेकर के IAS IPS तक बनने का आपका सपना साकार किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जो पिछले 30 सालों से लगातार उसका बाप टिकट पाता था, 2 बार से वो बेटा पा रहा है। ऐसा विधायक जो 5 बजे 5:30 बजे अपने घर में बंद हो जाता है, जनता पस्त है और नेता मस्त है। ऐसे विधायक को आपने चुना, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुना। भारतीय जनता पार्टी जिसने 8 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस देश की आवाम को गुमराह किया, अच्छे दिन का झांसा दिया, एक ऐसी बयार बहाई कि उसमें तमाम भोले भाले लोग उस बयार में बह गए। नतीजा क्या निकला? वादा था 15 लाख रुपए का, वादा था 2 करोड़ रोजगार का, वादा था भ्रष्टाचार मिटाने का, वादा था काला धन लाने का, वादा था महंगाई कम करने का और वादा था किसानों की आय दुगना करने का। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा नेता जो देश का प्रधानमंत्री है, आज प्रधानमंत्री जगह जगह झूठ बोलता है। इतना बड़ा झूठा, उसको हम या तो कह सकते हैं कि या तो उसको ज्ञान नहीं है और या जानबूझ करके लोगों को गुमराह करता है। वो बताता है कि गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी और कबीर दास जी एक साथ बैठ के चर्चा करते थे। वो बताते हैं कि हम बांग्लादेश की मुक्ति आंदोलन में जेल गए थे,
कोई मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर? अगर उस आंदोलन को किसी ने अंजाम दिया तो इस देश की नेता, इस देश को ऊंचाई के परचम पर ले जाने वाली, बुलंदियों तक ले जाने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदला। लेकिन ये इनकी अदूरदर्शिता ने आज इस देश के जिस तरह किसानों के फसलों को छुट्टा जानवरों ने रौंद डाला है, उसी तरीके से हमारे नौजवानों के भविष्य को बेरोजगारी के दंश ने, इनकी गलत नीतियों ने बर्बाद कर डाला है। इसलिए साथियों, हम सब एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिसका अतीत कुर्बानियों भरा है। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा। मैं घमंड से कहता हूं, मैं विधायक रहा, बड़े पद पर रहा, लेकिन मुझे वो इज्जत कभी नहीं मिली जो दीदी के नेतृत्व में आने के बाद, कांग्रेस में काम करने के बाद, मैं एक आने का मेंबर रहूं, मैं एमपी एमएलए बनूं या न बनूं, लेकिन मैं फख्र से कहता हूं, आज इस माध्यम से, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई दल ऐसा नहीं है जिसने टिकट का प्रलोभन न दिया हो और 2-2, 4-4 बार मुझे बुलाया न हो। मैं थूकने नहीं गया, मैं उस पार्टी के लिए काम करता हूं जिसने इस देश को बनाया, इस देश को बुलंदियों तक ले गए। आज हमने रेगिस्तानों में भी नहरें दौड़ाई, बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े IIM, इसरो जैसी संस्था दिए हमने भेल और सेल जैसी बड़ी बड़ी PSU सेक्टर दिए, ONGC जैसे पब्लिक सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी दी। आज हमने रोजगार के व्यापक अवसर दिए, हमने अद्भुत तरक्की का रास्ता आपके लिए खोला और आज उस तरक्की और खुशहाली को ग्रहण लगा दिया भाजपा के इन हुक्मरानों ने। आइए हम अब संकल्प ले लें आज इस मंच के माध्यम से, और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक कि हम इस सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को, इस संवेदनहीन सरकार को, इस बुलडोजर बाबा को हम जड़ से सूतले समेत न उखाड़ के फेंक दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तालियों के साथ हमारा समर्थन करिए, हाथ उठाकर समर्थन करिए अगर हम हमारी बात से सहमत हो। इसलिए साथियों, हमारी नेता हैं, हम अपने नेता के सामने बस अपनी इतनी ही बात रखना चाहते हैं। आने वाला 3 तारीख जब आप घर से जाएं, EVM के क्रमांक गेट पर पंजे का बटन दबाएं और हमें अपने क्षेत्र के विकास करने का मौका दें, आपके सम्मान के लिए लड़ने का मौका दें, आपके दुख तकलीफों में शामिल होने का मौका दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से फिर नारा दीजिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपनी राष्ट्रीय महासचिव, जिनका आप इस धूप में बैठकर इंतजार कर रहे थे, वो आएं और अपनी बात आपसे कहें। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती बबीता आर्या जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री हारिस बिन खालिद जी, श्रीमती सविता सिंह जी, श्री अभिषेक पटेल जी, श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी, आप सबका और पार्टी के अन्य नेताओं, पदाधिकारियों, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं जानती हूँ कुछ समय से धूप में इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माफी भी चाहती हूँ। मैं आज चुनाव के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, लेकिन उन बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, छुट्टा जानवर और खाद मिलती है? नहीं। उपज का दाम मिलता है? नहीं। जो बेरोजगार है वो जब भर्ती के परीक्षा देते हैं तो क्या होता है? नियुक्ति होती है? नहीं।
हाँ, ठीक है, तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, मेरी बहनें, आपकी जो समस्याएं हैं, ये आज सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सही बात है? सही है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटाकर पूछती है कि आपका धर्म क्या है? नहीं। जब बेरोजगारी आती है आपके घर तो क्या चुन चुन कर आती है? क्या वो कहती है कि अरे इस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि इधर तो कुछ एक धर्म के लोग रहते हैं, चलो उस घर में घुस जाते हैं, किसी और के घर में चलते हैं, या इस जाति के लोग हैं यहाँ, इनको छोड़े देते हैं, वहां चलती है बेरोजगारी। ऐसा होता है। जब छुट्टा जानवर आपके खेत चरता है तो क्या चेक करके चरता है कि भाई ये किसका खेत है? ये क्या हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है या किसी दलित का खेत है या किसी ब्राह्मण का खेत है? पूछता है छुट्टा जानवर कि चरे जाता है? नहीं पूछता ना। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके नेता बार बार धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? कभी पूछा है आपने अपने आप से? आखिर नेता का क्या काम होता है? सेवा करना, विकास लाना। तो क्या जब विकास लाएंगे, जब बिजली का तार डलेगा, तो क्या ये बिजली चुन चुन कर जाएगी लोगों के घरों में? क्या ये बिजली किसी धर्म के घर में आकर टिक जाएगी या सबके घरों में जाएगी? क्या ये सड़क जो इनको बनानी है, क्या ये कुछ ही लोगों के लिए सड़क बनाएंगे कि सब चलेंगे इस सड़क पे? जब आपके घर में पानी की टूटी लगानी हो या विकास कराना हो या यहाँ कोई बड़ा उद्योग लगाना हो, तो उसका फायदा क्या कुछ धर्म के लोग और कुछ जाति के लोग करेंगे कि सबका फायदा होगा? फायदा तो सबका होगा। विकास आप चुन चुन कर नहीं सकते। देना है, करना है तो सबके लिए करना होगा। तो ये क्या सनक है इन लोगों की कि ये धर्म की बात, जाति की बात बार बार करते हैं? ये आपके सामने चुनाव के समय मंच पर आते हैं, कोई बुलडोजर की बात करेगा, कोई आतंकवाद की बात करेगा, कोई पाकिस्तान को ले आएगा यहाँ, कोई धर्म पर बार बार चर्चा करेगा, कोई आपकी जाति पर आपके जज्बातों को उभार कर वोट मांगेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये कभी सोचा है? इस बात को गहराई से समझा है? किसने डाली ये आदत इनकी? क्या ये खुद इनके दिमागों में आ गया कि पिछले 30 सालों से जो आपके प्रदेश में राजनीति चल रही है, जिसे माफ कीजिए आप ही ने चलाया है, जिसको आपने प्रोत्साहन दिया, जिस पर आप बार बार अपना वोट डालते रहे, वह यही जाति और धर्म की राजनीति रही है। तो इससे क्या हुआ? ये सारे नेता समझ गए काम करने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार ना दे तो क्या हुआ? विकास न कराए तो क्या हुआ? बिजली नहीं आई तो क्या हुआ? किसी ने पूछना तो है नहीं हमसे। हम 5 साल बाद आएंगे, धर्म की बात करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, धर्म के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा, जाति के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, फिर से सत्ता में आएंगे, राज करेंगे, अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को और रईस बनाएंगे, गरीबों को गरीब छोड़ देते हैं, कौन पूछेगा हमसे? ये इनके दिमाग में बात बैठ गई है। वरना ये क्या बात हुई कि सरकार इनकी 5 सालों के लिए, 5 साल बाद आपके सामने आते हैं। 5 सालों पहले क्या क्या वचन दिए थे इन्होंने, कैसे कैसे वादे किए थे? 70 लाख रोजगार देंगे। आज इन्हीं के नेता आकर कह रहे हैं कि भाई 4 लाख रोजगार दिए हमने। आपने तो 70 लाख कहा था। आपकी तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि मंच पे खड़े होकर आप कह रहे हैं कि 4 लाख किए। बाकी 66 लाख को क्या हुआ?
कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप मंच पे खड़े होकर कहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, अरे देश के प्रधानमंत्री जिनको लोग अंतर्यामी बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोलते हैं, लोग तो डरते हैं कि कहीं अपने कमरे में किसी ने उनकी खिलाफत कर ली, उनके खिलाफ कुछ कह दिया, उनको पता चल जाएगा किसी तरह से। उनको तो हर चीज की जानकारी होती है। लेकिन पिछले हफ्ते आपके सामने आए यूपी में, बहुत दिनों बाद आए, वो अलग बात है। 5 सालों में आने का कष्ट नहीं किया, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आए चुनाव के लिए पिछले हफ्ते, और आकर क्या कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसानों की ये छुट्टे जानवर की समस्या है। अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं इसको सुलझा दूंगा। अब मुझे बताइए, आपको सब कुछ मालूम है, वहां अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस क्या कर रही है, किसी और देश में कौन क्या कर रहा है, कौन सा राष्ट्रपति बीमार पड़ गया, किसी को खांसी आ गई, आपको पता चल जाता है। आप चिट्ठी भी लिख देते हो। आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ क्या हो रहा है, कौन सी समस्या है, वो तो आप सुलझा देते हो। उनके बड़े बड़े कर्ज हैं, आप माफ कर देते हो। और आपको किसी ने नहीं बताया 5 सालों में कि किसान का की इतनी बड़ी समस्या है। किसान आपके दरवाजे पे आंदोलन कर रहा था क्योंकि आप ऐसे कानून ला रहे थे जिससे किसान करे मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए आपके उद्योगपति दोस्त। और आपको पता ही नहीं था कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। और देखिए हिम्मत, कैसी हिम्मत दे दी है आप सबने उनको, वाह, कि आपके सामने खड़े होकर कह भी रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, सालों से छुट्टा जानवर तुम्हारे खेत को चरा जा रहा है, तुम कमा नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां जाकर खेत में बैठ के चौकीदारी कर रही हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। ये हिम्मत दे दी है आपने इनको। आपने इतनी बड़ी हिम्मत दे दी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगी। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे तो मोदी जी राशन देते हैं, मैंने तो मोदी जी की नमक खाई है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। बहुत 2-3 बार बोला उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसकी नमक खा रहा है, तो क्या होता है देश प्रदेश को? नेता जनता का नमक खाता है। उधार में देते हैं आप सत्ता नेताओं को। आप चाहें तो हम सबको उतार दीजिए इस मंच से, ये आपकी सत्ता है।